हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, आज से मैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, जब हमने राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की अपनी क्लास शुरू की थी, तब सबसे पहले मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का अर्थ समझाया था। तो फ्रेंड्स, हम जब भी किसी डिसिप्लिन यानी कि जब भी हम किसी भी विषय की बारे में चर्चा शुरू करते हैं, हम जब भी किसी विषय का अध्ययन शुरू करते हैं, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि हम उस विषय का मीनिंग जान लें। ओके, हम क्या जाने? सबसे पहले हम ये जान लें कि उस विषय का मीनिंग क्या होता है, यानी कि उस विषय का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के साथ अपने अध्ययन को शुरू करने जा रहे हैं, तो अभी हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह है कि हम इस बात का पता लगाएं कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का क्या मीनिंग होता है, ज्योग्राफी का क्या अर्थ होता है। ओके, सो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इस बात को समझाता हूं कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। सो फ्रेंड्स, भूगोल को अंग्रेजी भाषा में हम ज्योग्राफी कहते हैं। ओके, तो भूगोल को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? भूगोल का अंग्रेजी भाषा में क्या अनुवाद होता है? भूगोल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होता है ज्योग्राफी। और फ्रेंड्स, ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलके बना है, यानी कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफोस। ओके, और जियो और ग्राफोस ये दोनों के दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। जियो और ग्राफोस किस भाषा के शब्द हैं? जियो और ग्राफोस दोनों क्या है? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला ग्रीक शब्द है जियो और दूसरा ग्रीक शब्द है ग्राफोस। ओके, अब फ्रेंड्स, जियो का क्या मतलब होता है? तो जियो का ग्रीक भाषा में मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी। और ग्राफोस का ग्रीक भाषा में मतलब होता है डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। ओके, तो जियो और ग्राफोस दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। और जियो का क्या अर्थ है? जियो का अर्थ है अर्थ, मतलब जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन। अब फ्रेंड्स, यदि हम इन दोनों शब्दों को जोड़ दें तो ज्योग्राफी का मतलब बनेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का वर्णन। ओके, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का वर्णन। तो भूगोल का क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? सो भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स, इस चीज को यदि हम आसान भाषा में कहना चाहें, इस चीज को यदि हम और सिंपल बनाना चाहें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। भूगोल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ। तो ज्योग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ। भूगोल क्या है? पृथ्वी का अध्ययन, या फिर हम यूं कह लें कि भूगोल क्या है? पृथ्वी का वर्णन यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे पास अगला सवाल आता है कि हु कॉइन्ड दिस वर्ड ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी शब्द को किसने बनाया, या फिर ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया। तो मैंने आपको इस बात को बता दिया कि भूगोल शब्द का अंग्रेजी में क्या अनुवाद होता है? ज्योग्राफी होता है। ओके, और चूंकि ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से बना हुआ है, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो प्लस ग्राफोस से बना हुआ है, तो एक जाहिर सी बात है कि ज्योग्राफी शब्द का निर्माण किसी ग्रीक विद्वान ने ही किया होगा। तो हमारा प्रश्न क्या है कि ज्योग्राफी शब्द का निर्माण किसने किया, या फिर ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सो फ्रेंड्स, इस बात का जवाब है इरेटोस्थनीज। सो इरेटोस्थनीज नाम के एक ग्रीक विद्वान थे। इरेटोस्थनीज नाम के एक ग्रीक विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द को बनाया था। सो फ्रेंड्स, अब इसी सवाल से प्रेरित होकर एक सवाल और विद्यार्थियों के मन में आना चाहिए। तो अब हमारा अगला सवाल है कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का जनक, ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है?
सो फ्रेंड्स, चूंकि ज्योग्राफी शब्द का आविष्कार ही इरेटोस्थनीज ने किया, ज्योग्राफी शब्द को बनाया ही इरेटोस्थनीज ने है, इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को ही ज्योग्राफी का फादर यानी कि ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। ओके, सो हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का पिता कौन है? तो इरेटोस्थनीज इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस बारे में चर्चा कर ली कि भूगोल का अर्थ क्या होता है और भूगोल के पिता कौन हैं। लेकिन सिर्फ भूगोल का अर्थ जान लेने से हमारा काम पूरा नहीं हो जाएगा। हम जब भी किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय के बारे में अपना अध्ययन शुरू करते हैं तो हम ऐसे ही उसे पढ़ने थोड़ी लगते हैं। सबसे पहले अब हमारा यह कर्तव्य है, सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उस विषय का अर्थ जानें कि उस विषय का अर्थ क्या होता है, और उसके बाद हमारा दूसरा कर्तव्य होता है कि हम इस बात को जानें कि हमें वो विषय क्यों पढ़ना है। तो अब हमारा अगला प्रश्न क्यों है कि हम भूगोल का अध्ययन क्यों करें? वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी? ऐसा क्या है कि हमें भूगोल का अध्ययन करना चाहिए? ओके, भूगोल का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए? वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी? सो फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछता हूं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि हम कौन हैं? ओके, मेरा पहला प्रश्न क्या है? मेरा पहला प्रश्न है कि हम कौन हैं? हु आर वी? ओके, हम कौन हैं? हु आर वी? तो जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं ज्यादातर विद्यार्थियों से, तो ज्यादातर विद्यार्थियों का आंसर यही आ रहा होगा कि सर हम सभी मनुष्य हैं। हम सभी कौन हैं? हम सभी मनुष्य हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो इसके बाद मेरा दूसरा सवाल है फ्रेंड्स, मेरा दूसरा सवाल है कि ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मनुष्य कहां रहता है? ओके, मनुष्य का घर क्या है? ह्यूमन बीइंग्स कहां रहता है? वेयर डू ह्यूमन बीइंग्स लिव? तो इसका जवाब जो विद्यार्थी दे सकते हैं, या ज्यादातर विद्यार्थियों के मन में जो जवाब आ रहा होगा वो यही आ रहा होगा कि सर ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं। मनुष्य कहां रहते हैं? मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं, यानी कि मनुष्य अर्थ पर रहते हैं। ओके, सो हम कौन हैं? हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मनुष्य हैं। और मनुष्य का घर कहां है? मनुष्य कहां रहता है? तो मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, यानी कि अर्थ पर रहता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब इस जानकारी के आधार पर मैं आपको इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं कि हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने अर्थ का डायग्राम बनाने की कोशिश की है। तो ये क्या है? ये मैंने क्या बनाया है? ये अर्थ है। ओके, और एक ग्रीन कलर में मैंने एक ह्यूमन को बनाया है, यानी ये कौन है? ये एक मनुष्य है, यानी कि एक ह्यूमन है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मुझे जवाब दिया, यानी कि मैंने आपके बिहाफ में मान लिया कि ह्यूमंस कहाँ रहते हैं? ह्यूमंस अर्थ पे रहते हैं। और फ्रेंड्स, चूंकि ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मानव, मनुष्य अर्थ पे रहते हैं, इसलिए मानव का जो जीवन है, ह्यूमन की जो लाइफ है, वो पृथ्वी से यानी कि अर्थ से और अर्थ के पूरे वातावरण से, पृथ्वी से और पृथ्वी के पूरे वातावरण से पूरी तरह से प्रभावित होती है। द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज टोटली अफेक्टेड बाय द अर्थ एंड इट्स सराउंडिंग्स, यानी कि एक मनुष्य की जिंदगी पृथ्वी और पृथ्वी के पूरे सराउंडिंग से, पृथ्वी के पूरे वातावरण से प्रभावित होती है। अब फ्रेंड्स, लाइफ कैसे प्रभावित होती है? तो मान के चलिए एक इंसान को जीवित रहने के लिए, एक इंसान को उसके सर्वाइवल के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर कि हमें सबसे जो बेसिक चीज है वो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है? ये ऑक्सीजन हमें पृथ्वी के जो वायुमंडल है, यानी कि पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन के बाद हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन के बाद हमें खाने की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो ये पानी हमें कहां से मिलता है? ओके, ये पानी हमें कहां से मिलता है? ये पानी या तो हमें नदी से मिलता है, ओके, या फिर अंडरग्राउंड वाटर यानी कि धरती के अंदर से प्राप्त होता है, या फिर बारिश से प्राप्त होता है। ओके, यानी कि हम शॉर्ट में कहें तो नदी कहाँ है? नदी धरती पर है। अंडरग्राउंड वाटर भी हम धरती के अंदर से निकाल रहे हैं। उसके अलावा जो बारिश होती है उसमें भी उसका पानी भी जब धरती पर गिरता है उसके बाद भी एक मनुष्य प्रयोग कर पाता है। ओके, यानी कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है। वो इस पानी को कहां से प्राप्त करता है?
अर्थ से प्राप्त करता है। मनुष्य को जीने के लिए फूड की, खाने की आवश्यकता है। ये खाना मनुष्य को कहां से मिलता है? पृथ्वी से मिलता है। जैसे कि यदि हम पुरातन समय की बात करें तो पुरातन समय में मनुष्य हंटर और गैदरर था। हंटर और गैदरर यानी कि आखेटक एवं संग्राहक था। आखेटक यानी कि शिकार करना। तो मनुष्य क्या करता था? शिकार करता था, जानवरों को हंट करता था और उन जानवरों को शिकार करके खाता था। उसके अलावा गैदरर का मतलब होता है कि पेड़ों से जो फल गिरते हैं या फिर जो कंदमूल होते हैं उनको इकट्ठा करके खाना। ओके, तो ये जानवर शिकार करने के लिए कहां से प्राप्त होते थे? पृथ्वी से। जो फलों के लिए पेड़ हैं वो कहां पर लगे हुए हैं? पृथ्वी पर। यानी कि यदि हम एक शॉर्ट भाषा में कहें तो मनुष्य को उसको खाना कहां से प्राप्त होता था? पृथ्वी से प्राप्त होता था। अब फ्रेंड्स, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को डेवलप कर लिया और आज हम लोग टेक्नोलॉजिकली और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गए और सिविलाइज हो गए। यानी कि हमारी सभ्यता बहुत ज्यादा विकास कर गई। अब मनुष्य को उसका खाना प्राप्त कैसे होता है? तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि ये जो है मान के चलिए कि यहां पर एक एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कि एक कृषि की भूमि है। ओके, ये क्या है? एक एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी एक कृषि की भूमि है। और किसान इस पर क्या करेगा? किसान इस पर बहुत टाइप की फसलें उगाएगा। ओके, किसान क्या करेगा? इस पर बहुत सारी फसलें उगाएगा। अब जैसे कि आज के टाइम पर एक बहुत पॉपुलर चीज है जो कि लोग जनरली खाते हैं, जिसे हम ब्रेड कहते हैं। ओके, तो ब्रेड आजकल बहुत ज्यादा खाई जाती है। तो ये ब्रेड कैसे आती है? आपको ये ब्रेड प्राप्त कैसे होती है? तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर ब्रेड फ्लोर यानी कि आटा से बनती है। ब्रेड किससे बनती है? आटा से बनती है। और ये आटा किससे बनता है? या फिर मैदा से बनती है। ओके, आटा से बनती है, मैदा से बनती है। और ये आटा या मैदा कहां से आता है? ये गेहूं से आता है, यानी कि व्हीट से बनता है। और ये व्हीट कहां से बनता है? ये व्हीट फसल के रूप में धरती पर उगाया जाता है। ओके, यानी कि अल्टीमेटली भले ही हमारे पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जिनमें हमारी ब्रेड बनती है, लेकिन उन फैक्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल है, उन फैक्ट्रीज का जो सामान है वो कहां से आता है? वो धरती से आता है। और डेफिनेटली ये फैक्ट्री भी कहां लगी हुई है? धरती पर लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, इस बात से हम क्या कंक्लूजन निकालें? इस बात से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मनुष्य का पूरा जो सर्वाइवल है, ओके, यानी कि मनुष्य का पूरा जो जीवन है, कि मनुष्य जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, एक किस पर निर्भर करता है? ये पृथ्वी पर निर्भर करता है, ये अर्थ पर निर्भर करता है। अर्थ चूंकि मनुष्य का घर है, इसलिए अर्थ से, पृथ्वी से मनुष्य को सारा भोजन, पानी, ऑक्सीजन, हर चीज प्राप्त होती है। ओके, और चूंकि मनुष्य का पूरा जीवन जो है वो अर्थ पर डिपेंडेंट है, पृथ्वी पर डिपेंडेंट है, यानी कि अर्थ पर निर्भर है। तो यदि मनुष्य का पूरा जीवन पृथ्वी पर निर्भर है, इसीलिए हमें पृथ्वी का अध्ययन करना आवश्यक होता है। इसीलिए हमें अर्थ का अध्ययन करना आवश्यक होता है। और अर्थ के अध्ययन को हम कहते हैं भूगोल। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। तो यही कारण है कि हमें ज्योग्राफी की स्टडी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, यदि हम आईएएस एस्पायरेंट्स को साइड में रखें तो डेफिनेटली आप लोग आईएएस एस्पायरेंट्स, ओके, या फिर जब आप लोग आईएएस में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आईएएस ऑफिसर बनने से पहले एक मनुष्य हैं। ओके, तो आप आईएएस एस्पायरेंट हैं या नहीं हैं, उस चीज को साइड में रखते हुए हर मनुष्य को ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ना चाहिए। हर मनुष्य को ज्योग्राफी, भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? हर मनुष्य को भूगोल इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी को यूपीएससी के सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है। अब फ्रेंड्स, भूगोल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो भूगोल को पढ़ने के अनेकों कारण हैं, ज्योग्राफी को पढ़ने के अनेकों कारण हैं। ओके, और क्यों यूपीएससी ने ज्योग्राफी को अपने सिलेबस में इंक्लूड किया, इस बात के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक रीजन यही है कि मनुष्य का जीवन पूरी तरह से पृथ्वी पर निर्भर है। मनुष्य कहां रहता है? मनुष्य का घर पृथ्वी है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम भूगोल का अध्ययन करें, यानी कि हम पृथ्वी का अध्ययन करें। सो आइए फ्रेंड्स, अब हम पृथ्वी के अध्ययन यानी कि भूगोल के साथ अपने अध्ययन को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीखा कि ज्योग्राफी का क्या अर्थ होता है, भूगोल का क्या अर्थ होता है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, वाई शुड बी स्टडी ज्योग्राफी, हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अब मेरा अगला सवाल है कि हमारी पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ जो है वो कहां पर है, वो कहां पर लोकेटेड है। ओके,
तो इस बात का जवाब है कि हमारी पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ सोलर सिस्टम में है। ओके, कहां पर? सोलर सिस्टम में लोकेटेड है। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। तो हमारी पृथ्वी की लोकेशन क्या है? हमारी पृथ्वी कहां है? हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल में है। अब फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ छात्र पूछेंगे कि सर सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का क्या मतलब होता है? तो सोलर सिस्टम को फ्रेंड्स सोलर फैमिली भी कहा जाता है। सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी कहा जाता है। तो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, जो हमारा सन है, सन यानी कि सूरज। ओके, सो डेली आप लोग सन को देखते होंगे, सूरज को देखते होंगे। तो जो हमारा सन है, जो हमारा सूरज है, उसकी जो पूरी फैमिली है, उसका जो पूरा परिवार है, उसे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो अब सूरज की फैमिली में, सूरज के परिवार में कौन कौन आता है? तो जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूरज के परिवार में आते हैं। उसके अलावा जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं, मेटियोरॉइड्स हैं यानी कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड हैं, इसके अलावा जितने भी सैटेलाइट्स हैं जितने भी सैटेलाइट्स हैं यानी कि उपग्रह हैं, वो सभी हमारे सूरज की फैमिली में आते हैं। ओके, तो जैसे कि मून जो है, हमारा जो चंद्रमा है, वो क्या है? वो अर्थ की एक सैटेलाइट है। वो क्या है? वो अर्थ की एक सैटेलाइट है। तो हमारा चंद्रमा भी सूरज की फैमिली में आता है, यानी कि वो हमारे सोलर सिस्टम में आता है। ओके, सो फ्रेंड्स, बाद में मैं आपको सोलर सिस्टम यानी कि अपने सौर मंडल पर एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा। अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि हमारी पृथ्वी जो है वो सोलर सिस्टम में है, यानी कि सौर मंडल में है। सौर मंडल का मतलब क्या होता है? सौर मंडल का मतलब होता है सोलर फैमिली, यानी कि सूरज का परिवार। तो इस सोलर फैमिली में कौन कौन आता है? तो इस सोलर फैमिली में सबसे पहले तो सूरज खुद आता है। उसके बाद जितने भी ग्रह हैं वो सभी ग्रह आते हैं। उसके अलावा जितने भी उपग्रह हैं वो सब उपग्रह आते हैं। उसके अलावा उल्का पिंड आते हैं। उसके अलावा और भी जो कुछ भी हमारे सोलर सिस्टम में है, हमारे सौर मंडल के भीतर है, वो सब कुछ हमारे सूरज का परिवार है, यानी कि वो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है। ओके, तो हमारी पृथ्वी कहां आती है? हमारी पृथ्वी सौर मंडल में आती है, यानी कि सोलर सिस्टम में आती है। उसके बाद मेरा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि ये जो सोलर सिस्टम है, यानी कि ये जो सौर मंडल है, ये कहां आता है? इसकी लोकेशन क्या है? ओके, तो इस बात का जवाब है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, यानी कि हमारा जो सौर मंडल है, वो मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। यानी कि इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, सो फ्रेंड्स, मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि आकाश गंगा भी कहते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं, या फिर क्षीर मार्ग कहा जाता है, या फिर मंदाकिनी भी कहा जाता है। ओके, तो हिंदी में मिल्की वे गैलेक्सी के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि आकाश गंगा, मिल्की वे, क्षीर मार्ग, मंदाकिनी। ओके, तो मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी है। ओके, तो जो मिल्की वे आकाशगंगा है वो हमारी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा का मतलब कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, वो कहां है? वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ छात्र प्रश्न पूछेंगे कि सर गैलेक्सी का क्या मतलब होता है, आकाशगंगा का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स, आकाशगंगा का मतलब होता है कि बिलियंस ऑफ स्टार्स का कलेक्शन। ओके, यानी कि करोड़ों खरबों तारों का कलेक्शन, करोड़ों अरबों खरबों तारों के कलेक्शन को हम कहते हैं गैलेक्सी। ओके, तो फ्रेंड्स, गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी का मतलब होता है बिलियंस ऑफ स्टार, यानी कि करोड़ों अरबों तारों का जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। अब जैसे कि हमारा जो सूरज है, हमारा जो सन है, वो भी एक तारा है। तो जैसे कि हमारा सूरज एक तारा है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों और भी तारे हैं। तो इन करोड़ों अरबों तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? इसको हम गैलेक्सी कहते हैं। तो हमारी गैलेक्सी कौन सी है? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब मेरा अगला सवाल है कि मिल्की वे गैलेक्सी की लोकेशन क्या है, यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा कहां पर स्थित है? तो इस बात का जवाब है कि हमारी आकाशगंगा यूनिवर्स में स्थित है। यूनिवर्स का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। सो हमारी आकाशगंगा कहां लोकेटेड है? हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स, हम इनडायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, वो कहां पर है? वो ब्रह्मांड में है, यानी कि वो यूनिवर्स में है। सो फ्रेंड्स, अब पृथ्वी के अध्ययन से पहले हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम इस बात को जान लें कि यूनिवर्स क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है।
ओके, तो पृथ्वी के अध्ययन से पहले अब हमारा एक कर्तव्य है कि हम यूनिवर्स के बारे में अध्ययन करें, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करें। ओके, तो चूंकि हमारी पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड में है, इसलिए अब हमारा कर्तव्य है कि सबसे पहले हम अपनी चर्चा को ब्रह्मांड के डिस्कशन के साथ शुरू करें। इसीलिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफी को ज्यादातर ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के साथ शुरू किया जाता है। ज्योग्राफी के डिस्कशन को यूनिवर्स के साथ शुरू किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी कहां है? हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में लोकेटेड है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के साथ अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रह्मांड के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दूंगा, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर हम जाके पृथ्वी के बारे में अपने अध्ययन को शुरू कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात को तो सीख लें कि हमारी पृथ्वी आई कहां से। ओके, तो पृथ्वी कहां से आई, इसके लिए हमें इस बात का अध्ययन करना होगा कि ब्रह्मांड कहां से आया। तो आइए फ्रेंड्स, हम ब्रह्मांड के साथ अपने अध्ययन को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के साथ अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी चीज के साथ अपनी चर्चा को शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि हम उस चीज के बारे में जान लें। तो पहला सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में आना चाहिए वो है कि व्हाट इज यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड क्या होता है, या फिर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की परिभाषा क्या होती है। तो पहला सवाल क्या है हमारा? सबसे बेसिक सवाल है कि यूनिवर्स है क्या, ब्रह्मांड क्या है। ओके, तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका आंसर है कि यूनिवर्स इज एवरीथिंग। क्या आंसर है इस चीज का? इस चीज का आंसर है कि यूनिवर्स इज एवरीथिंग, यानी कि ब्रह्मांड सब कुछ है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड सब कुछ है। अब सब कुछ का क्या मतलब है? तो सब कुछ का मतलब है कि इस दुनिया में जितनी भी एनर्जी है, इस दुनिया में जितनी भी एनर्जी है यानी कि ऊर्जा है, वो कहां है? वो ब्रह्मांड में है। उसके अलावा इस दुनिया में जितना भी मैटर है, मैटर यानी कि पदार्थ, तो जितना भी मैटर है, जितना भी पदार्थ है, वो कहां पर है? वो ब्रह्मांड में है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जितना भी समय है, ओके, जितना भी समय है यानी कि जो भी टाइम है, वो कहां है? वो ब्रह्मांड में है। इसके अलावा जो भी स्पेस है, ओके, यानी कि जो भी स्पेस है, वो स्पेस कहां पर है? वो ब्रह्मांड में है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज मैटर यानी कि पदार्थ की ही बनी हुई है। जैसे कि हमारा प्लैनेट अर्थ जो है, ओके, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो किसकी बनी है? वो मैटर की बनी है, यानी कि पदार्थ की बनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो किसके बने हैं? वो मैटर के बने हैं, वो पदार्थ के बने हैं। आप जिस बिल्डिंग में इस समय बैठे हो वो किसकी बनी है? वो पदार्थ की बनी है। इवन आप किस चीज के बने हो? आप पदार्थ के बने हो। इसके अलावा हमारा सूरज भी किस चीज का बना है? हमारा सूरज भी मैटर यानी कि पदार्थ से बना है, और वो एनर्जी को इमिट करता है, यानी कि ऊर्जा को इमिट करता है, यानी कि वो ऊर्जा को निकालता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जितने भी तारे इस दुनिया में हैं, वो तारे किसके बने हैं? वो मैटर के बने हुए हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ब्रह्मांड क्या है? यूनिवर्स क्या है? तो यूनिवर्स सब कुछ है, यूनिवर्स इज एवरीथिंग। इस दुनिया में जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी ऊर्जा है, वो ब्रह्मांड में है। इस दुनिया में जितना भी पदार्थ है, जितना भी मैटर है, वो ब्रह्मांड में है। जैसे कि आप जो खाना खाते हो, वो खाना क्या है? वो मैटर है, वो पदार्थ है, और आपकी बॉडी में जाकर वो जो खाना है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो वो मैटर भी कहां है? ब्रह्मांड में है, और वो जो ऊर्जा है वो भी कहां है? ब्रह्मांड में है। उसके अलावा आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, ये सब क्या है? ये मैटर का बना है, यानी कि पदार्थ का बना है। ओके, इसके अलावा जिस मोबाइल फोन से आज अभी आप लेक्चर ले रहे हो, वो मोबाइल फोन किस चीज का बना है? वो मोबाइल फोन मैटर का बना है, यानी कि पदार्थ का बना है। आप उस मोबाइल फोन को जब चार्ज करते हो, यानी कि आप उस मोबाइल फोन में एनर्जी को स्टोर करते हो, वो एनर्जी यानी कि वो ऊर्जा कहां है? वो ऊर्जा ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड सब कुछ है, यूनिवर्स इज एवरीथिंग। ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी इस दुनिया में है, वो सब ब्रह्मांड में है। जितना भी पदार्थ इस दुनिया में है, वो ब्रह्मांड में है। जो भी समय है वो ब्रह्मांड में है, जो भी स्पेस है वो ब्रह्मांड में है, जितने भी तारे हैं ब्रह्मांड में है, आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में है, हर चीज ब्रह्मांड में है। तो हम एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि यूनिवर्स इज एवरीथिंग, यानी कि ब्रह्मांड सब कुछ है। सो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की एक छोटी सी डेफिनेशन देने की कोशिश करता हूं। सो फ्रेंड्स, वैसे ब्रह्मांड इतना अधिक बड़ा है,
इतना अधिक व्यापक है कि ब्रह्मांड को एक डेफिनेशन में बांधना गलत है। फिर भी अपनी समझ के लिए मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूं जिसके जरिए आपकी ब्रह्मांड की समझ और अधिक बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी अस्तित्व में था, जो कुछ भी अस्तित्व में था, जो कुछ भी अस्तित्व में है और जो भी अस्तित्व में रहेगा वह ब्रह्मांड है। यानी कि एवरीथिंग दैट हैज एग्जिस्टेड, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स एंड एवरीथिंग दैट विल एग्जिस्ट इज यूनिवर्स। ओके, तो क्या मतलब है इस बात का? तो इस बात का मतलब है कि जो कुछ अस्तित्व में था वो ब्रह्मांड है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी तारे थे, जितने भी ग्रह थे, नक्षत्र थे, आकाशगंगाएं थीं, ग्रह थे, मनुष्य थे, जो कुछ भी था वो कहाँ था? वो ब्रह्मांड में था। उसके अलावा जो कुछ भी आज अस्तित्व में है, जैसे कि आज आप अस्तित्व में हो, मैं अस्तित्व में हूं, ये हमारी पृथ्वी अस्तित्व में है, हमारा सूरज अस्तित्व में है, हमारी आकाशगंगा अस्तित्व में है। तो जो कुछ भी आज अस्तित्व में है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन आज अस्तित्व में है, तो जो कुछ भी आज अस्तित्व में है वो कहाँ है? वो ब्रह्मांड में है। उसके अलावा जो कुछ भी अस्तित्व में रहेगा, ओके, यानी कि जैसे कि कल को 5G फोन्स, जैसे कि 5G फोन्स लॉन्च हो चुके हैं, तो कल को और ज्यादा 5G फोन्स आएंगे, तो वो 5G फोन्स भी कहाँ होंगे? ब्रह्मांड में होंगे। अभी 6G लॉन्च होगा, ओके, अभी 5G लॉन्च होना है इंडिया में, तो 5G लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद कुछ दिनों तक लोग 5G चलाएंगे, उसके बाद फिर से 6G लॉन्च होगा। तो 6G के जो टावर्स हैं वो भी इस ब्रह्मांड में होंगे, 6G के जो मोबाइल्स हैं वो भी इस ब्रह्मांड में होंगे। ओके, इसके अलावा जो ग्रह हैं वो भी ब्रह्मांड में होंगे, जो नक्षत्र हैं वो भी ब्रह्मांड में होंगे, जो आकाशगंगा है वो भी ब्रह्मांड में होगी। ओके, और जितने भी इंसान आएंगे वो भी ब्रह्मांड में ही होंगे। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड सब कुछ है। यूनिवर्स इज एवरीथिंग। जो कुछ भी अस्तित्व में था, जो कुछ भी अस्तित्व में था वो ब्रह्मांड में था। जो कुछ भी आज अस्तित्व में है वो ब्रह्मांड में ही है। जैसे कि आज आप और मैं अस्तित्व में हैं, तो आप और मैं आज इस ब्रह्मांड में ही तो हैं। हमारा सूर्य आज अस्तित्व में है तो वो इस ब्रह्मांड में ही तो है। बिल्कुल उसी प्रकार से जो कुछ भी भविष्य में अस्तित्व में रहेगा, जैसे कि हमारी जो अगली जनरेशन आएगी, हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी, हमारे जो बच्चे आएंगे वो कहाँ होंगे? वो इस ब्रह्मांड में ही होंगे। ओके, यदि कोई नए ग्रह बनते हैं तो वो नए ग्रह कहाँ पे होंगे? वो इस ब्रह्मांड में ही होंगे। ओके, तो जो कुछ भी अस्तित्व में आएगा या जो कुछ भी अस्तित्व में रहेगा वो कहाँ होगा? वो इस ब्रह्मांड में ही होगा। तो यदि आपको ब्रह्मांड को एक शब्द में डिफाइन करना है तो आप सिंपल सा इतना बोलिए कि ब्रह्मांड सब कुछ है। यूनिवर्स इज एवरीथिंग। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस बारे में चर्चा कर ली है कि ब्रह्मांड क्या होता है, व्हाट इज यूनिवर्स। लेकिन जब हमने इस चीज को जान लिया कि ब्रह्मांड होता क्या है, तो अब एक बेसिक सा सवाल जो किसी भी मनुष्य के मन में आना चाहिए वो है कि हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ये ब्रह्मांड जो हम आज देखते हैं, इस ब्रह्मांड जिसमें हम आज रहते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। सो फ्रेंड्स, 1920 में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडविन हवल। ओके, तो एडविन हवल नाम के एक विद्वान थे। एडविन हवल नाम के एक विद्वान थे और इन्होंने 1920 में इस बात के लिए प्रमाण दिए, इस बात के लिए एविडेंसेस दिए कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। हमारा जो ब्रह्मांड है उसका क्या हो रहा है? उसका विस्तार हो रहा है। विस्तार हो रहा है यानी कि वो एक्सपेंड हो रहा है। ओके, तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1920 में एडविन हवल नामक एक विद्वान ने कहा, इस बात के लिए एविडेंसेस दिए कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है, वो एक्सपेंड हो रहा है। अब यूनिवर्स के विस्तार होने का क्या मतलब है? यूनिवर्स के एक्सपेंड होने का क्या मतलब है? तो यूनिवर्स के एक्सपेंड होने का मतलब है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो समय के साथ और बड़ा होता जा रहा है। हमारा ब्रह्मांड जितना बड़ा आज है उससे कहीं और ज्यादा बड़ा वो समय के साथ होता जा रहा है। यानी जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा ब्रह्मांड और अधिक बड़ा होता जाएगा। सो इस बात को आपको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। तो स्क्रीन पर मैंने 4 गैलेक्सीज यानी कि 4 आकाशगंगाओं का चित्र बनाने का प्रयास किया है। तो मान के चलिए कि आज की स्थिति ऐसी है कि ये आकाशगंगाओं की स्थिति इस प्रकार से है, यानी कि इनके बीच में इतनी इतनी दूरी है और ये इनकी पूरी लोकेशन है।
लेकिन फ्रेंड्स जैसे समय बीतता है तो उसके बाद इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाती है। मान के चलिए ये है पहली आकाशगंगा, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो पहली आकाशगंगा यहाँ पहुँच जाती है, दूसरी आकाशगंगा यहाँ पहुँच जाती है, तीसरी आकाशगंगा यहाँ पहुँच जाती है और चौथी आकाशगंगा यहाँ पहुँच जाती है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, तो अब आप अगर इनके बीच का डिस्टेंस नापें, इनके बीच की दूरी को नापें, तो इन आकाशगंगाओं के बीच की दूरी पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। यानी कि पहले की क्या स्थिति थी कि पहले ये आकाशगंगाएं एक दूसरे के समीप थीं, लेकिन अब ये आकाशगंगाएं एक दूसरे से बहुत और अधिक दूर हो चुकी हैं। और फ्रेंड्स यदि हम इससे भी बाद के समय की बात करें तो इससे भी बाद के समय में क्या होगा कि इन आकाशगंगाओं की स्थिति इस प्रकार से हो जाएगी। ये पहली आकाशगंगा, ये दूसरी आकाशगंगा, ये तीसरी आकाशगंगा और ये चौथी आकाशगंगा, यानी कि इन आकाशगंगाओं की दूरी और अधिक बढ़ जाएगी। तो एडविन हबल ने इस बात के लिए प्रमाण दिया, इस बात के लिए एविडेंस दिया कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसका विस्तार हो रहा है। और वो प्रमाण क्या था, तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है वो ही ये प्रमाण था। तो उन्होंने क्या प्रमाण दिया कि जो आकाशगंगाएं हैं, यानी कि जो गैलेक्सीज हैं, जो आकाशगंगाएं हैं वो गैलेक्सीज हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और ये इस प्रकार से दूर जा रही हैं कि प्रत्येक आकाशगंगा हर आकाशगंगा से दूर जा रही है। जैसे कि फ्रेंड्स इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये वाली जो आकाशगंगा है वो इन तीनों से ही दूर गई है। ऐसा नहीं है कि वो अकेली इससे दूर गई हो या इससे दूर गई हो, बिल्कुल उसी प्रकार प्रत्येक आकाशगंगा हर दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है। ओके, तो इस बात को प्रमाण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब कुछ विद्यार्थियों के मन में सवाल उठ सकता है कि सर आकाशगंगाओं के दूर जाने से ब्रह्मांड के विस्तार होने का क्या संबंध है। ओके, तो आइए मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूं। इस एक्टिविटी को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और इसके जरिए आप बड़े आसानी से इस बात को समझ लेंगे। सो फ्रेंड्स स्क्रीन पर आप एक बैलून देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये गुब्बारा है यानी कि बैलून है। तो हम क्या करें, आप क्या करना, आप इस बैलून पर 4 पॉइंट्स को मार्क करना। ओके, तो हमने इस बैलून पर क्या किया, 4 पॉइंट्स को मार्क किया। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। और जब आप इस बैलून पर चारों पॉइंट्स को मार्क कर दो, उसके बाद आप इस बैलून में हवा भरना, यानी कि इस बैलून को, इस गुब्बारे को फुला देना। तो जब आप इस गुब्बारे को फुलाओगे तो आप इस प्रकार से देखोगे कि जैसे ही ये गुब्बारा बड़ा होगा, जैसे ही इस गुब्बारे का विस्तार होगा, ये एक्सपेंड होगा, तो ये जो चारों के चारों पॉइंट्स आपने ड्रॉ किए थे, इनके बीच की जो दूरी है वो काफी बढ़ जाएगी। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इन चारों पॉइंट्स में कितनी कम दूरी थी, लेकिन जब ये गुब्बारा बड़ा हुआ तो इस गुब्बारे में क्या हुआ कि इन चारों के चारों पॉइंट्स की दूरी बढ़ गई, और इनकी दूरी इस प्रकार से बढ़ी कि हर पॉइंट की दूरी दूसरे पॉइंट से दूर हो गई। जैसे ये वाला पॉइंट जो है वो सभी पॉइंट से दूर गया है, बिल्कुल उसी प्रकार ये वाला पॉइंट भी सभी पॉइंट से दूर गया है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से फ्रेंड्स जो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और गैलेक्सीज एक दूसरे से इस प्रकार से दूर जा रही हैं कि हर गैलेक्सी सारी गैलेक्सीज से दूर हो रही है। तो ये बिल्कुल इस एक्सपेरिमेंट की तरह दर्शाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और ब्रह्मांड के विस्तार होने के कारण ही ऐसा संभव है कि जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और वो एक दूसरे से इस प्रकार से दूर जा रही हैं कि प्रत्येक गैलेक्सी हर दूसरी गैलेक्सी से दूर होती जा रही है। और ऐसा केवल तभी संभव है जब ब्रह्मांड का विस्तार हो, यानी कि जब यूनिवर्स एक्सपेंड हो। अब फ्रेंड्स इस गुब्बारे वाले एग्जांपल में एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो जब गुब्बारा छोटा होगा तो ये पॉइंट्स भी छोटे होंगे, लेकिन जब गुब्बारा बड़ा होगा तो ये पॉइंट्स बड़े हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स यूनिवर्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। यूनिवर्स तो एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन जो गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज का साइज वैसा ही है, गैलेक्सीज का साइज नहीं बढ़ रहा है। यानी कि आकाशगंगाओं का जो आकार है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बस वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आइए फ्रेंड्स मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं जिसके जरिए आप इस बात को और बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। सो फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो गोला है इसे हम मान के चलते हैं कि ये यूनिवर्स है। ओके, ये जो गोला है ये क्या है, ये ब्रह्मांड है, यानी कि यूनिवर्स है। और ये जो पॉइंट्स हैं, ओके, ये जो पॉइंट्स आप देखिए जो ये मूव कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, ये गैलेक्सीज हैं।
ओके, तो अब आप इस एनिमेशन में बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं कि जैसे जैसे गोले का विस्तार हो रहा है, ओके, यानी कि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इनके बीच की दूरी कम है, लेकिन अब ये दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे देखिए अब ये दूरी बढ़ गई, अब ये दूरी और अधिक बढ़ गई। ओके, सो इस एनिमेशन के जरिए आप इस बात को बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं कि जब ब्रह्मांड का विस्तार होगा तभी यह संभव है कि सभी की सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर प्रत्येक आकाशगंगा हर दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है। जैसे ये वाला पॉइंट जो है ये हर पॉइंट से दूर जा रहा है, ये एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूर नहीं जा रहा है, ये हर पॉइंट से दूर जा रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस का हिंदी में मतलब होता है विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना। ओके, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस का मतलब होता है विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना। तो जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स या फिर विस्तरित ब्रह्मांड, तो जैसे कि ये नाम से सजेस्ट कर रहा है कि ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ओके, और ब्रह्मांड के विस्तार होने का सबूत क्या है? ब्रह्मांड के विस्तार होने का सबूत यह है कि सभी की सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ओके, तो ये ब्रह्मांड के विस्तार होने का सबूत है और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस या फिर विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना। और फ्रेंड्स, ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर जो थ्योरी अभी सबसे ज्यादा प्रचलित है, ब्रह्मांड को निर्माण के लेकर जो थ्योरी अभी सबसे ज्यादा सर्वमान्य है उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। ओके, तो ब्रह्मांड को निर्माण को लेकर जो थ्योरी सबसे ज्यादा प्रचलित है उसका नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। और ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये पूरी की पूरी थ्योरी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस यानी कि विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना पर निर्भर है, उस पर डिपेंडेंट है। इसलिए कभी कभी बिग बैंग थ्योरी को ही एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ओके, तो जो बिग बैंग थ्योरी है, जो बिग बैंग थ्योरी है जो कि ब्रह्मांड के निर्माण को एक्सप्लेन करती है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था, वो किस पर डिपेंडेंट है, वो किस पर आधारित है, वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस यानी कि विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना पर आधारित है। और इसीलिए बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल की क्लास में बिग बैंग थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे और कल की क्लास में अब मैं आपको इस बात को सिखाऊंगा कि वास्तव में हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। सो फ्रेंड्स, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के बारे में उन सभी लोगों को बताएं जो कि यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।